एपिसोड 51 मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। अयान बूढ़े बाबा के सारे हमलों को अपने ऊपर आधे घंटे तक सहन करता है। उसके बाद बूढ़े बाबा उसके ऊपर लेप लगा देते हैं और उसे साधना करने के लिए कहते हैं। अयान को साधना करते करते लगभग दोपहर हो जाती है। जब वह अपनी साधना से उठता है तब बूढ़े बाबा उसे एक व्यायाम करने के लिए कहते हैं जिसे उसे 100 बार करना था। अयान उसे भी जल्द ही कर लेता है। इसे करते करते अयान बहुत ज़्यादा थक गया था। उसका शरीर पूरा पसीने से लथपथ था। इस व्यायाम को करने के बाद अयान बूढ़े बाबा से पूछता है कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि अभी भी शाम होने में कुछ समय बाकी था। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, तुम्हारी मार्शल आर्ट की कला कमज़ोर है, यानी कि लड़ने की कला कमज़ोर है। तुम्हारी मूल शक्ति पर तो तुम्हारा अच्छा नियंत्रण है और वह बहुत शक्तिशाली भी है, जो कि तुम्हें ज्ञान ने सिखाया था, परंतु तुम्हारी मार्शल आर्ट युद्ध कला जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप ठीक कह रहे हैं। भले ही मुझे अपनी मूल शक्ति पर बहुत अच्छे से नियंत्रण है, लेकिन मैं लड़ाई में शायद उतना अच्छा नहीं हूँ। तो क्या अब आप मुझे लड़ने की कला सिखाने वाले हैं? अयान के सवाल का जवाब देते हुए बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, हाँ अब मैं तुम्हें लड़ने की कला सिखाऊंगा, किस तरह से किस वार करना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए। मैं तुम्हें कई हमले करने के तरीके भी बताऊंगा, फिर तुम बिन तकनीक के भी बहुत अच्छे से लड़ पाओगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, तो क्या तुम तैयार हो? अयान ये सुनकर अयान उनसे कहता है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं। वह अयान को कई हमले करने के तरीके और बचाव के तरीके सिखा रहे थे। ऐसा नहीं था कि अयान को पहले से कुछ भी नहीं आता था। अयान को पहले से ही अच्छे से मार्शल आर्ट आती थी, पर वह इतनी अच्छी और सही नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। कुछ समय तक बूढ़े बाबा अयान को प्रशिक्षण देते हैं। अयान भी उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और जो जो कह रहे थे वह कर रहा था। अब बूढ़े बाबा और अयान एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है तो अब तुम मुझ पर वार करो। याद रहे तुम्हें सिर्फ मार्शल आर्ट का प्रयोग करके ही मुझ पर हमला करना है, तुम इसमें अपनी मूल शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना किसी तकनीक का। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान अपना सर हाँ में हिला देता है और वह बूढ़े बाबा के ऊपर वार करने लगता है। जो जो तरीके बूढ़े बाबा ने उसे सिखाए थे वह उन तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहा था, पर बूढ़े बाबा उसके सभी वारों से बचते जा रहे थे। अभी वह अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। अयान उन पर हमले किए जा रहा था। कभी वह उन पर अपने हाथों से वार करता तो कभी अपने पैरों से, पर बूढ़े बाबा अपने एक हाथ से ही उसके सभी हमलों को रोकते जा रहे थे। बूढ़े बाबा अयान से चिल्लाते हुए कहते हैं, अयान अपना पूरा ध्यान लगाओ और मुझ पर अपनी पूरी शक्ति से वार करो और अपनी रफ्तार को भी तेज करो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान वैसा ही करता है और उन पर हमले करते जाता है। ऐसे ही उन दोनों को लड़ते लड़ते कुछ समय हो जाता है। अयान अभी भी बूढ़े बाबा को छू भी नहीं पाया था। बूढ़े बाबा उसके सभी वारों को अपने एक ही हाथ से रोकते जा रहे थे। अब अयान बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। ये देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम अब बहुत ज़्यादा थक चुके हो और शाम भी हो चुकी है, अब हमें वापस चलना चाहिए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आज का दिन बहुत कठिन रहा है मेरे लिए, कुछ भी कहिए, आपके प्रशिक्षण के तरीके बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा हंसने लगते हैं। ये देखकर अयान उनसे कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है, मैं सही कह रहा हूँ। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, ठीक है मैं नहीं हंसूंगा। उसके बाद अयान अपने लॉकेट की तरफ देखते हुए कहता है, ज्ञान क्या तुम्हारे प्रशिक्षण देने के तरीके भी इतने ही खतरनाक हैं? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, हाँ मेरे पास भी इतने ही खतरनाक प्रशिक्षण के तरीके हैं और कठिन भी, हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो सारा प्रशिक्षण आज तुम कर रहे हो वह बूढ़े बाबा और मैं कल रात को बैठकर ही तय किया था कि तुम्हें क्या क्या सीखना है और क्या क्या नहीं। ये सुनकर अयान चौंक जाता है और ज्ञान से कहता है, क्या? इस पर ज्ञान अयान से कहता है, हाँ कल रात जब तुम साधना करने चले गए थे तब मैंने और बूढ़े बाबा ने ही तुम्हारे लिए ये सब कुछ सोच लिया था, और जो सुबह पहली प्रशिक्षण तुमने किया था जिसमें बूढ़े बाबा तुम पर वार कर रहे थे वह मैंने ही बूढ़े बाबा से करने को कहा था। ये सुनकर अयान बूढ़े बाबा की तरफ देखता है। अयान को यूं अपनी तरफ देखता हुआ पाकर बूढ़े बाबा अपना सर हाँ में हिला देते हैं। ये देखकर अयान कहता है, अच्छा तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे बताते हैं, कल रात को ज्ञान मेरे पास आया था, तब उसने मुझे बताया कि तुम्हारी मार्शल आर्ट कमज़ोर है और उसने मुझे कुछ और चीज़ भी बताई, तब हमने तुम्हारे लिए ये सारे प्रशिक्षण तय किए थे और यह सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर आया उनसे कहता है, मुझे पता है आप दोनों यह मेरे लिए ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप दोनों को ही धन्यवाद देता हूँ। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा और ज्ञान दोनों साथ में कहते हैं, धन्यवाद। ये सुनते ही अयान कहता है, धन्यवाद नहीं, मेरा मतलब, और फिर अयान हड़बड़ा जाता है। अयान को ऐसा करता हुआ देखकर बूढ़े बाबा और ज्ञान दोनों ही हंसने लगते हैं। उसके बाद वह सब वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर सफ़र करने के बाद वह सब घर पहुँच जाते हैं। घर पहुंचकर अयान बूढ़े बाबा के साथ खाना खाकर अपनी साधना करने के लिए और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह उठकर अयान फिर से बूढ़े बाबा, ज्ञान, आदेश और द्रोणा के साथ फिर से प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर अयान फिर से अपने ऊपरी शरीर के कपड़े उतारकर एक चट्टान पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे ये करना ही होगा, यह मुझे मजबूत बनाएगा। और उसके बाद वह कहता है, बूढ़े बाबा मैं तैयार हूँ। ये सुनकर बूढ़े बाबा उस पर फिर से वार करने लगते हैं। आज फिर से अयान वही प्रशिक्षण कर रहा था जो कि उसने पिछले दिन किया था। इसे करने के बाद अयान फिर से वही व्यायाम करता है। व्यायाम करने के बाद बूढ़े बाबा उसे फिर से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने लगते हैं।
अब अयान और बूढ़े बाबा रोज इसी तरह आकर यह सारे प्रशिक्षण किया करते थे। इसी तरह अयान को कुछ दिन बीत जाते हैं, वह ये सारे प्रशिक्षण कर रहा था। कुछ दिन बाद शाम का समय, बूढ़े बाबा और अयान एक दूसरे के आमने सामने थे। अयान बूढ़े बाबा पर लगातार वार किए जा रहा था, बूढ़े बाबा उसके वारों से बच रहे थे। बूढ़े बाबा उसके सभी हमलों को अभी भी अपने एक हाथ से रोक रहे थे, पर अयान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से बहुत अच्छा हो गया हो। बूढ़े बाबा को अपने सभी वार रोकते हुए देखकर अयान कहता है, मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी। यह कहकर अयान फिर से बूढ़े बाबा पर वार करने लगता है। इस बार उसने बूढ़े बाबा के ऊपर अपना एक मुक्का मारा था, पर बूढ़े बाबा उसके मुक्के को पकड़ लेते हैं। तभी अयान अपने पैर से उनके सिर पर वार करता है, पर बूढ़े बाबा जल्दी से उसका मुक्का छोड़कर उसके पैर को रोक देते हैं और उसे एक झटके से दूर फेंक देते हैं। अयान उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं रुकूंगा नहीं, और उसके बाद वह फिर से बूढ़े बाबा की तरफ भागकर अपने पैर से वार करता है। बूढ़े बाबा उसके पैर को रोकते हैं, लेकिन तभी अयान अपने एक हाथ से उनके छाती पर वार करता है। बूढ़े बाबा उसके पैर को जल्दी से छोड़कर उसे मुक्के को रोकते हैं, पर अयान इस बार अपने हाथ और पर दोनों से उन पर वार करता है, पर बूढ़े बाबा फिर भी सिर्फ अपने एक हाथ से ही अयान के इन सभी हमलों को रोक देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। एपिसोड 52 कुछ अजीब है। अयान और बूढ़े बाबा एक दूसरे के सामने थे। अयान बूढ़े बाबा पर लगातार हमले किए जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ हमले करने के तरीके बूढ़े बाबा से सीखे थे, वह उन सभी का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर रहा था। अब अयान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से बहुत अच्छा हो गया हो, पर फिर भी बूढ़े बाबा उसके सभी हमले को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोकते जा रहे थे। ये देखकर अयान उन पर एक साथ अपने हाथों और पैरों से वार करता है, पर बूढ़े बाबा उन सभी हमलों को रोककर उसे दूर फेंक देते हैं। अब लगभग शाम हो चुकी थी, कुछ देर में रात होने वाली थी। अयान उठता है और अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए और हंसते हुए बूढ़े बाबा से कहता है, मैं आज भी आपको हाथ नहीं लगा पाया। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, पर तुम में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर अब मैं अपने ही स्तर के योद्धा के साथ लड़ूं जिसने अच्छे से युद्ध अभ्यास न किया हो, तो मैं उसे बिना किसी तकनीक के ही सिर्फ अपनी मूल शक्ति और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके ही हरा दूँ। उसके बाद अयान आगे कहता है, आज 5वें महीने का आखिरी दिन है। आज मुझे यहाँ आए पूरे 5 महीने बीत गए हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं सिर्फ 5 महीने में इतना आगे बढ़ पाऊंगा। 5 महीने पहले मैं प्रथम स्तर के तीसरे सितारे पर अटका हुआ था, पर अब मैं मनोस्तर के दूसरे सितारे पर आ गया हूँ। मैंने शक्तिशाली तकनीकें भी सीख ली है, अपनी मूल शक्ति पर अच्छे से नियंत्रण कर लिया है और अपने शरीर को पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत करने के साथ साथ अपनी युद्ध कला को भी बहुत अच्छा कर लिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। ये सब आप दोनों की वजह से ही हुआ है, बूढ़े बाबा और ज्ञान। इसलिए भले ही आप कहें कि धन्यवाद मत करो, परंतु मैं फिर से आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी मेहनत से भी हुआ है। हमने तो सिर्फ तुम्हें बताया है कि तुम्हें करना क्या है, लेकिन उसे किया तुमने है। इसलिए इसमें जितना हाथ हम दोनों का है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी मेहनत है, इसलिए तुम्हें हमें धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज्ञान भी अयान से कहता है, हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरा काम ही है तुम्हें आगे बढ़ना, इसलिए तुम्हें बार बार धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अयान खुश होता है और ज्ञान से कहता है, तुम्हें पता है ज्ञान, जब तुम मेरे पास नहीं थे तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता था, पर जब से तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझने लगा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिले। इस समय अयान की आंखों में थोड़े आंसू थे। अयान को ऐसे देखकर ज्ञान उससे कहता है, तुम्हें भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, अब तो वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। बेवकूफ़, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अयान मुस्कुराने लगता है। कुछ समय में रात होने वाली थी, इसलिए बूढ़े बाबा, अयान और बाकी सब घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सफ़र करने के बाद सब लोग घर पहुंच जाते हैं। अयान आज काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। घर पहुंचकर बूढ़े बाबा सबके लिए खाना बनाते हैं। वह आदेश को भी कुछ जड़ी बूटियां खाने के लिए देते हैं। खाना खाते समय अयान आदेश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझसे भी ज़्यादा भुक्कड़ हो आदेश। जंगल में तुम इतनी सारी जड़ी बूटियां ढूंढ कर खाते हो, उसके बाद तुम यहाँ आकर भी खाते हो। ये सुनकर आदेश अयान की तरफ देखते हुए दहाड़ मारता है, मानो वह अयान से कह रहा हो, मैं जितना भी खाऊं तुम्हें उससे क्या लेना देना। आदेश को यूं दहाड़ता हुआ देखकर अयान कहता है, हाँ हाँ खा लो, पर अपना ये चिल्लाना बंद करो। कुछ समय बाद अयान खाना खाकर अपनी साधना के लिए जाने लगता है। तभी बूढ़े बाबा उसे रोकते हैं। अयान बूढ़े बाबा से पूछता है, क्या हुआ बूढ़े बाबा, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, अयान, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे प्रशिक्षण में हम घाव ठीक करने वाली गोलियां और थकावट दूर करने वाली गोलियां का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर अयान अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद बूढ़े बाबा उससे आगे कहते हैं, वह गोलियां कुछ समय में खत्म होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कल सवेरे अमोघ साम्राज्य की सीमा और इस तिलिस्मी जंगल के पास जो गाँव है वहां से इन गोलियों को बनाने के लिए जड़ी बूटियां ले आना। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, ठीक है बूढ़े बाबा, मैं कल सवेरे जाकर यह सारी जड़ी बूटियां ले आऊँगा। ये कहकर अयान वहां से अपनी साधना करने के लिए चला जाता है। अगली सुबह उठकर अयान द्रोणा के साथ पास के गांव जाने के लिए तैयार होता है, पर आदेश उसके सामने आ जाता है। आदेश को यूं अपने सामने खड़ा हुआ देखकर अयान समझ जाता है कि आदेश चाहता है कि वह द्रोणा के साथ नहीं बल्कि उसके साथ जाए। पर अयान आदेश से कहता है, हटो, मैं तुम्हें गांव नहीं ले जा सकता। अगर मैंने वहां पहुंचकर तुमसे बाहर रुकने के लिए कहा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे और जबरदस्ती मेरे
साथ गांव में आ जाओगे और गांव के लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। पर आदेश उसकी एक नहीं सुनता, वह उसके सामने से हट ही नहीं रहा था। ये देखकर अयान उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले चलूंगा, पर जैसा मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। ये सुनकर आदेश अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद अयान आदेश के ऊपर बैठ जाता है। आदेश अपने पंखों को निकलता है, उसके पंखों में से आग निकल रही थी। उसके बाद आदेश एक दहाड़ मारता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ तेजी से उस गाँव की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर सफ़र करने के बाद अयान और आदेश उस गांव से थोड़े पास जाकर रुक जाते हैं। अयान आदेश से नीचे उतरने को कहता है, आदेश वैसा ही करता है और नीचे उतर जाता है। उसके बाद अयान उससे कहता है मैं अंदर जा रहा हूं, तुम्हें मेरा यहीं पर इंतजार करना है, समझे, और अब तुम मेरे साथ अंदर चलने की ज़रूरत नहीं है। अयान की बात सुनकर आदेश अपना सर हाँ में हिला देता है और वहीं पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद अयान पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद अयान पीछे मुड़कर आदेश की तरफ देखता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है याद रखना मेरे पीछे मत आना। ये कहकर अयान आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर और पैदल चलने के बाद वह उस गांव में पहुंच जाता है। अयान यहाँ पर कई बार आ चुका था, इसलिए उसे पता था कि जड़ी बूटियां कहाँ मिलेगी। वह सीधा बाजार की तरफ चलने लगता है। बाजार की तरफ जाते हुए अयान ज्ञान से अपने मन में कहता है ज्ञान क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? ये सुनकर ज्ञान कहता है हाँ, तुम जब हर बार यहाँ आते हो तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, पर आज एक दो लोगों को छोड़कर हमें एक भी आदमी नहीं दिखा है। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे भी यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। उसके बाद अयान जब बाजार पहुँचता है तो वह वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि बाजार में एक भी दुकान खुली नहीं थी। सारी की सारी दुकानें बंद थी, चाहे वह हथियारों की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो या फिर किसी और चीज़ की। ये देखकर अयान ज्ञान से कहता है पक्का कुछ ना कुछ गलत हुआ है, पर क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ हुआ क्या है? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना एक साथ सारी दुकान ऐसे बंद क्यों होती, पर मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। अयान ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है अभी पता चल जाएगा कि इसका क्या कारण है। ये कहकर अयान उसी दुकान की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वह हर बार जड़ी बूटियाँ लेने जाया करता था। उसे दुकान वाले से अयान की अच्छी पहचान हो गई थी। पिछली बार इस दुकान के मालिक ने उसे अंबर नगरी जाने को कहा था। अयान जैसे ही उस दुकान के सामने पहुँचता है वह देखता है कि ये दुकान भी बंद है। ये देखकर अयान कहता है ये भी बंद है। उसके बाद वह उसे दुकान के पीछे जाने लगता है। दरअसल अयान कई बार इस दुकान के मालिक से जड़ी बूटियां ले आ चुका था, इसलिए उसे पता था कि उसका घर उसी दुकान के पीछे है। अयान उसके घर के दरवाजे खटखटाता है तो उसी दुकान का मालिक घर के दरवाजे खोलता है। जैसे ही उसे दुकान का मालिक अयान को अपने सामने देखता है वह चौंक जाता है और कहता है अयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एपिसोड 53 युवान और अमोघ साम्राज्य खतरे में। बूढ़े बाबा के कहने पर अयान तिलिस्मी जंगल के पास वाले गाँव में जड़ी बूटियां लेने के लिए चला जाता है, पर जब वो गांव पहुंचता है तो उसे वहां कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसे गांव में उसे बहुत कम लोग दिख रहे थे। और जब वो बाजार पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि बाजार की एक भी दुकान खुली नहीं थी। और जब वह उसे दुकान पर पहुंचता है जहां पर से वो हर बार जड़ी बूटियां ले जाया करता था, वह दुकान भी बंद थी। ये देखकर अयान और ज्ञान को कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लग गया था। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असली बात का पता करने के लिए अयान उस दुकान के मालिक के घर पहुंच जाता है। जैसे ही दुकान का मालिक अयान को उसके घर के बाहर खड़ा हुआ देखता है वह चौंक जाता है और उससे कहता है अयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान खुद भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मैं आपसे कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आया हूँ। अयान की बात सुनकर उस दुकान का मालिक उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है जो तुम इतनी आसानी से बाहर घूम रहे हो? दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान चौंक जाता है और थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चल रहा है? दरअसल मैं बाहर गया था, इसलिए मुझे नहीं पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, और जब मैं यहाँ गांव में आया तब मुझे यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं दिखा और बाजार की सभी दुकानें भी बंद है। क्या आप मुझे समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अयान की बात सुनकर दुकान का मालिक कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है ये जानकर कि तुम्हें नहीं पता है। भले ही तुम बाहर गए हुए थे, पर यह बात तो लगभग हर राज्य में फैल चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल अंबर साम्राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर और कलरव साम्राज्य के राजा अर्जुन कलरव और खूनी शेर दल के प्रमुख इन तीनों ने मिलकर हमारे अमोघ साम्राज्य पर हमला कर दिया है। हमारे राज्य की सीमा पर बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, इसीलिए हमारे राज्य की सीमा के आसपास जितने भी गांव या शहर हैं उन सभी को कुछ समय के लिए बंद करवा दिया गया है। दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इन तीनों ने पहले कभी साथ मिलकर अमोघ साम्राज्य पर हमला नहीं किया था। ये हर बार कोई एक या कोई दो ही मिलकर अमोघ साम्राज्य पर हमला किया करते थे, पर अमोघ साम्राज्य के राजा यानी कि अयान के पिताजी और चंद्र सिंह यानी कि तिरंगनी साम्राज्य के राजा उन्हें रोक दिया करते थे, और साथ ही साथ युवान अमोघ के बड़े भाई सूर्य अमोघ भी अमोघ साम्राज्य के साथ थे। इसलिए इन तीनों की शक्ति उन तीनों की शक्ति के बराबर ही थी, इसलिए अगर वह तीनों भी इन पर हमला करते तो यह उनका सामना आराम से कर सकते थे।
उसके बाद अयान उनसे आगे कहता है, पर इतनी बुरी स्थिति पहले तो कभी नहीं आई कि आसपास के गांव और शहरों को बंद करना पड़े, क्योंकि हर बार हम उन्हें सीमा से ही भगा दिया करते हैं, परंतु इस बार ऐसा क्यों करना पड़ा। भले ही उन तीनों ने मिलकर हम पर हमला किया है, परंतु राजा युवान और उनके बड़े भाई और तिरंगे साम्राज्य के राजा चंद्र सिंह, इन तीनों की शक्ति तो उनके बराबर ही है, तो इस बार भी हम जीत सकते हैं। पर इस बार ऐसा क्यों है कि आसपास के गाँव में और शहरों को बंद करना पड़ा। अयान की बात सुनकर दुकान का मालिक कहता है, तुम सही कह रहे हो, उन तीनों की शक्ति के बराबर हमारे पास भी शक्ति है, क्योंकि युवान और उनके बड़े भाई सूर्या, इन दोनों का स्तर समान है, और साथ ही साथ हमारे साथ राजा चंद्र सिंह भी हैं था, परंतु परिस्थिति इस बार ऐसी नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी भी पूरी बात नहीं पता है। दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान कहता है, आप सीधे सीधे बताए आखिर बात क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इस बार स्थिति अलग क्यों है। अयान की बात सुनकर दुकान का मालिक उससे कहता है, ठीक है, घर के अंदर आओ। उसके बाद वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब अयान और दुकान का मालिक एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अयान दुकान के मालिक से कहता है, बताइए ना आखिर बात क्या है, हम इस बार उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अयान की बात सुनकर दुकान का मालिक उब से कहता है, तुम्हें पता नहीं है, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे अमोघ साम्राज्य के राजा यानी कि युवान अमोघ के शरीर में पता नहीं कैसे पर एक विश्व यानी कि जहर घुस गया है, जिस कारण वह पिछले कई दिनों से मूर्छित हैं। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, और इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी तीनों ने हमारे साम्राज्य पर हमला कर दिया है, और उनका सामना करने के लिए अब अमोघ साम्राज्य में सिर्फ युवा अमोघ के बड़े भाई सूर्य अमोघ और चंद्र सिंह हैं, परंतु वह दोनों उन तीनों की शक्ति को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए आसपास के सभी गाँव को और शहरों को बंद कर दिया गया है। इस बार मुझे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, हो सकता है कि वह इस बार अमोघ साम्राज्य पर कब्जा कर लें। जैसे ही अयान दुकान के मालिक की पूरी बातें सुनता है, वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, और वह कहता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। अयान को ऐसे करता हुआ देखकर ज्ञान उससे कहता है, अयान अपने आप को संभालो, तुम्हें इससे सारी बात अच्छे से जाननी होगी, अपना होश मत खो। ज्ञान की बात सुनकर अयान अपने आप को संभालता है और दुकान के मालिक से आगे पूछता है, पर यह हुआ कैसे। अयान के सवाल का जवाब देते हुए दुकान का मालिक कहता है, दरअसल इस बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता है, परंतु आज से कुछ दिन पहले हमारे पूरे साम्राज्य में घोषणा हुई थी कि राजा युवान के शरीर में एक विश्व प्रवेश कर गया है, और जो कोई भी उसे विश्वकों के शरीर से निकलेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान उससे कहता है, तो क्या अभी तक महाराज युवान के शरीर से जहर नहीं निकला है? इतने सारे पिल मास्टर्स हैं हमारे साम्राज्य में, क्या वह भी महाराज के शहर को नहीं निकल पा रहे? अयान की बात सुनकर दुकान का मालिक कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर पता नहीं क्यों, परंतु कई पिल मास्टर्स ने राजा युवान का इलाज करने की कोशिश की, परंतु कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। पता नहीं कैसा विष उनके शरीर में प्रवेश कर गया है, जिस कारण उन्हें होश नहीं आ रहा है, और मैं तो ये भी सुना है कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इन तीनों साम्राज्यों ने हम पर हमला कर दिया है। दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, उनके शरीर से जहर क्यों नहीं निकल रहा है? और अयान ये बात बहुत तेज कहता है, उसका शरीर कांप रहा था और उस बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। दरअसल अयान अब भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो गया हो, परंतु अयान अभी भी एक बच्चा ही था, और जब उसे पता लगा कि उसके पिताजी के शरीर में जहर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, उनके शरीर से जहर नहीं निकल रहा है, वह मूर्छित हैं और उनके साम्राज्य पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, ये सुनकर अयान को सदमा लगा था, इसलिए वह ऐसा कर रहा था। उसके बाद अयान आगे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। ये कहकर अयान तेजी से उस दुकान के मालिक के घर से बाहर निकल जाता है। अयान को ऐसे जाते हुए देखकर दुकान का मालिक कहता है, अरे अयान रुको तो, तुम जड़ी बूटियां तो लेते जाओ, परंतु अयान नहीं रुकता। ये देखकर दुकान का मालिक कहता है, पता नहीं इसे क्या हो गया। इधर अयान तुरंत ही दौड़कर आदेश की तरफ बढ़ने लगा था, और वो लगातार यही कहे जा रहा था, मुझे जाना होगा, मुझे पिताजी के पास पहुंचना होगा। अयान को ये भी पता नहीं चल रहा था कि उसने उसकी असली मूल शक्ति के रूप को जागृत कर लिया है, और वह लगातार इसका इस्तेमाल करके बहुत तेज भागे जा रहा है। इस समय अयान को गुस्सा भी आ रहा था और उसके पिताजी के लिए डर भी लग रहा है। इस समय अयान देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, उसका बिजली का ऑरा भी बहुत घातक लग रहा था। एपिसोड 54, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाहर क्या चल रहा है ये पता करने के लिए अयान दुकान के मालिक के घर जाता है। वहां से उसे पता चलता है कि अमोघ साम्राज्य पर बाकी के तीनों साम्राज्य यानी कि अंबर, कलरव और खूनी शेर दल ने हमला कर दिया है, और साथ ही साथ उसके पिता यानी कि अमोघ साम्राज्य के राजा युवान को एक जहर लग गया है, जिसका कि अभी तक कोई भी इलाज नहीं कर पाया है। ये सुनते ही अयान को सदमा लगता है। वह तुरंत ही दुकान के मालिक के घर से निकलकर सीधा आदेश की तरफ भागने लगता है। भागते समय वो लगातार यह कह रहे हैं, मुझे पहुंचना होगा, मुझे पिताजी के पास पहुंचना होगा। भागते भागते अयान को ये भी नहीं पता चला था कि कब उसने अपनी असली मूल शक्ति को जागृत कर लिया है। उसका पूरा शरीर बेगानी रोशनी से घिर गया था, उसकी आंखों का रंग भी बेगानी हो गया था, और वह लगातार अपने पैरों से बिजली छोड़ते हुए बहुत तेज भागता जा रहा था। अयान को ऐसे देखकर ज्ञान कहता है, रुको अयान, अपने आप को संभालो, रुको। पर अयान ज्ञान की बात का जवाब नहीं देता, वो बस यही कहे जा रहा था, मुझे पिताजी के पास पहुंचना होगा। ये देखकर कि अयान को होश नहीं है और वह ज्ञान की
बात नहीं सुन रहा है। ज्ञान तुरंत ही उसके लॉकेट से बाहर आता है और बहुत जोर से चिल्लाते हुए अयान से कहता है, मैंने कहा रुको। अयान ज्ञान की इतनी जोर की आवाज़ सुनकर अयान रुक जाता है। अयान को रुकते हुआ देखकर ज्ञान उससे कहता है, अपने आप को संभालो अयान, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और देखो तुम्हें ये भी होश नहीं है कि तुमने अपनी असली मूल शक्ति को जागृत कर लिया है। ये तो अच्छा है कि अभी आसपास कोई भी नहीं है, वरना भी सबको पता चल जाता कि तुम्हारे पास कोई साधारण मूल शक्ति नहीं है। ज्ञान की बात सुनकर अयान अपने आप को देखता है और फिर अपनी मूल शक्ति को वापस लेता है और फिर ज्ञान से कहता है, तुम कह रहे हो अपने आप को संभालो, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? वहाँ मेरे पिताजी के शरीर में जहर है और यहाँ पर हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है और मैं यहाँ चुपचाप बैठ रहूं और इतनी शक्तिशाली मूल शक्ति होने का क्या फ़ायदा जब मैं उसका इस्तेमाल करके अपने पिताजी की मदद ही ना कर सकूँ। ये सब कहते समय अयान की आंखों में आंसू थे, वह वही अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। अयान की ऐसी हालत देखकर ज्ञान उससे कहता है, अयान एक सच्चा योद्धा कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम्हें एक बहुत बड़ा योद्धा बनना है, पर तुम तो ऐसे बैठकर रो रहे हो। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, रो रहा हूँ? रोऊँ ना तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान, मुझे मेरे पिताजी को बचाना है। तुम बताओ ना, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, एक योद्धा हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखकर हर समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए पहले तुम अपने आप को शांत करो और सोचो कि इस समय तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। अपने आप को संभालो और इस समस्या से निकलने का रास्ता तुम्हें खुद मिल जाएगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वह अपने आप को शांत करता है, अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेता है और फिर अपनी आंखें खोलते हुए ज्ञान से कहता है, इस समय मेरी मदद सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, बूढ़े बाबा। सिर्फ बूढ़े बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं। वह चाहे तो उसे जहर का इलाज कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे राज्य को भी बचा सकते हैं। और यह कहते ही अयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वह कहता है, मुझे जल्दी बूढ़े बाबा के पास पहुंचना होगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद वह खड़ा होता है और अपने आंसू पोंछता है और ज्ञान से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, अभी इन सब चीज़ों का समय नहीं है, मुझे बाद में शुक्रिया कर देना। ये कहकर ज्ञान अयान के लॉकेट में चला जाता है। उसके बाद अयान भी तुरंत आदेश की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर भगाने के बाद अयान आदेश के पास पहुंच जाता है। आदेश जैसे ही अयान को अपने पास आता हुआ देखता है, वह खड़ा हो जाता है। अयान तुरंत आदेश के पास आता है और कहता है, आदेश जल्दी चलो बूढ़े बाबा के पास, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आदेश अयान को ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह भी तुरंत अपने पंखों को निकलता है और एक बहुत जोर की दहाड़ मारकर अपनी पूरी रफ्तार से उड़ने लगता है। रास्ते में अयान आदेश से कहता है, आदेश और तेज चलो। अयान की बात सुनकर आदेश अपनी पूरी शक्ति लगता है और तेज उड़ने लगता है। कुछ समय सफ़र करने के बाद अयान बूढ़े बाबा के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर अयान तुरंत आदेश के ऊपर से उतरता है और सीधा भागकर घर के अंदर पहुंच जाता है। आदेश भी अयान के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही बूढ़े बाबा अयान को देखते हैं, वह उससे कहते हैं, क्या हुआ अयान, क्या तुम जड़ी बूटियां लेकर आ गए हो? परंतु फिर वह अयान को ध्यान से देखते हैं। अयान की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी, उसका शरीर पूरा पसीने से लथपथ था और वह हाफ रहा था और उसकी आंखें भी लाल पड़ी थी और उसके गालों पर थोड़े थोड़े आंसू दिख रहे थे। अयान की ऐसी हालत देखकर बूढ़े बाबा समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अयान बूढ़े बाबा के सामने खड़ा था। वह बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, बूढ़े बाबा आपको मेरी मदद करनी होगी कि क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? ये सब कहते कहते अयान की जुबान लड़खड़ा रही थी। अयान की बात सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर बूढ़े बाबा सबसे पहले उससे कहते हैं, अयान शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। उसके बाद वह अयान को पानी देते हैं और उससे कहते हैं, पहले यह पानी पियो और खुद को शांत करो, उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटा अयान। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनके हाथ से पानी लेता है और पीने लगता है। बूढ़े बाबा ये देखकर सोचते हैं कि अयान के साथ क्या हुआ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह ये तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, परंतु क्या, क्योंकि अयान के शरीर पर एक भी चोट या घाव नहीं था। पर फिर उसे हुआ क्या था? इतने में अयान पानी पी चुका था। उसके बाद वह अपने आप को शांत करता है और बूढ़े बाबा से कहता है, बूढ़े बाबा मुझे आपकी मदद चाहिए, इस समय सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, अयान तुम पहले मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उन्हें वह सारी बातें बता देता है जो उसे उस दुकान के मालिक ने बताई थी। बूढ़े बाबा जैसे ही अयान की पूरी बातें सुनते हैं, वह हल्का सा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि कुछ ऐसा हुआ होगा। उसके बाद वह अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, और तो ये कारण है अयान की परेशानी का। अयान बूढ़े बाबा को सारी बात कर उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, अयान क्या किसी और पिलल मास्टर ने तुम्हारे पिताजी के शरीर से जहर निकालने की कोशिश नहीं की? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, बूढ़े बाबा कई पिल मास्टर्स ने उनके शरीर से जहर निकालने की कोशिश की है, पर अभी तक कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब नहीं हो पाया है। आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरे पिताजी और हमारे राज्य को अब आप ही बचा सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़े बाबा ये कहते समय अयान की आंखों में आंसू थे। वह बड़ी उम्मीद से बूढ़े बाबा की तरफ देख रहा था और बूढ़े बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था।
अयान की सारी बात सुनकर बूढ़े बाबा कुछ देर तक शांत रहते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं और अयान के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अयान, अब तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, आखिर मैं अपने पोते की मदद नहीं करूंगा और किसकी मदद करूंगा। एपिसोड 55 बूढ़े बाबा की शर्त। अयान बूढ़े बाबा के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताता है। अयान की सारी बात सुनकर बूढ़े बाबा सोच में पड़ जाते हैं। बूढ़े बाबा को ऐसे देखकर अयान उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा था। फिर बूढ़े बाबा एक नज़र अयान की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठीक है अयान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे राज्य और पिता को बचाऊंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, शुक्रिया बूढ़े बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा, मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं वह काम है। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, अयान तुम्हें इतना ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान से आगे कहते हैं, अयान मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े बाबा की यह बात सुनकर अयान थोड़ा चौंक जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता और कहता है, बूढ़े बाबा आप बताएं, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा, आपकी सारी शर्तें मानूंगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज की ही तरह आज भी अपने प्रशिक्षण पर जाना है जहाँ पर ज्ञान और आदेश तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम मेरे साथ अमोघ साम्राज्य नहीं चलोगे। अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर चौंक जाता है और उनसे कहता है, पर मुझे अपने पिताजी के पास जाना है और आप मुझे प्रशिक्षण पर जाने के लिए कह रहे हैं। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, देखो अयान, अब मैं तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा राज की मदद के लिए जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें वहां की चिंता छोड़ देनी चाहिए और तुमने अभी अभी कहा था कि तुम मेरी सभी शर्तें मानोगे, तो मेरी यही शर्त है कि तुम्हें रोज की तरह आज भी अपना प्रशिक्षण करना होगा। तुम्हें अब तुम्हारे पिताजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे राज्य को भी। और मैं तुम्हें प्रशिक्षण पर जाने के लिए इसलिए कह रहे क्योंकि अगर एक बार तुम अमुक साम्राज्य पहुंच गए तो हो सकता है कि तुम वहां से लंबे समय तक ना आ पाओ, जिससे तुम्हारा काफ़ी समय बर्बाद होगा। मैं ये तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ क्योंकि अभी तुम अपनी भावनाओं में बहकर काम करते हो, तुम्हें इन पर काबू करना सीखना होगा। और तुमने ही तो कहा था कि तुम 2 साल बाद एक बहुत ताकतवर योद्धा बनकर अपने राज्य वापस लौटोगे, तो क्या तुम इस कमजोर हालत में वापस लौटना चाहोगे। बूढ़े बाबा की पूरी बात सुनकर अयान शांत हो जाता है। कुछ देर तक अयान कुछ नहीं बोलता, उसके बाद वह बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे पिताजी और राज्य को कुछ नहीं होने देंगे, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं ज्ञान के साथ प्रशिक्षण पर ही जाऊँगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं। भले ही अयान ने बूढ़े बाबा की बात मान ली थी लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ये जबरदस्ती कह रहा है, पर उसे ये भी पता था कि यह सब बूढ़े बाबा उसके लिए ही कर रहे हैं और उसे बूढ़े बाबा पर पूरा भरोसा था। उसके बाद ना चाहते हुए भी अयान ज्ञान और आदेश के साथ फिर से वही प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। उसका चेहरा अभी भी बहुत ज़्यादा चिंता में लग रहा था। अयान को ऐसे देखकर ज्ञान अयान से कहता है, अयान अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े बाबा ने कहा है कि वह तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होने देंगे तो कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें तो उनकी शक्ति का थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा ही। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, अयान तुम्हें अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां तक मैं बूढ़े बाबा की शक्ति को समझ पाया हूं, इस ग्रह या आसपास के ग्रहों में ऐसा कोई भी नहीं है जो बूढ़े बाबा को हरा सके। यहां तक कि अगर तुम्हारे पिताजी के स्तर के कई योद्धा उनसे मिलकर लड़े तो भी उन्हें नहीं हरा सकते। ज्ञान की बात सुनकर अयान चौंक जाता है क्योंकि उसे ये तो पता था कि बूढ़े बाबा शक्तिशाली है, पर उसे ये नहीं लगा था कि बूढ़े बाबा इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ज्ञान की सारी बातें सुनकर अयान की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। उसके बाद वह अपने प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ने लगता है। इधर बूढ़े बाबा अभी अपने घर में ही खड़े हुए थे और वह एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, वहां से निकलते समय मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी फिर से युद्ध में उतरना पड़ेगा। मैं जिस कारण सब कुछ छोड़कर आया था अब उसी कारण के लिए मुझे फिर से लड़ाई में उतरना होगा। ये सोचकर बूढ़े बाबा हंसने लगते हैं और वह वहां से गायब हो जाते हैं। दरअसल बूढ़े बाबा वहां से गायब नहीं हुए थे, वह अमोघ साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगे थे और उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वहां से गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ अमोघ साम्राज्य की सीमा पर दोनों तरफों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन अमोघ साम्राज्य की सेना की हालत कुछ ठीक नहीं थी। भले ही अमोघ साम्राज्य के पास तिरंगी साम्राज्य की सेना का समर्थन था और अमोघ साम्राज्य के कई दल भी मुश्किल की इस परिस्थिति में अपने साम्राज्य के साथ खड़े थे, लेकिन उनके सामने 3 साम्राज्यों की मिली हुई ताकत थी। इसलिए अमोघ साम्राज्य की सेना की संख्या अपने दुश्मनों से कम थी। अभी युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच ही शुरू हुआ था। कलरव साम्राज्य के राजा अर्जुन कलरव, अंबर साम्राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर और खूनी शेर दल का प्रमुख अभी मैदान में नहीं उतरे थे, इसीलिए चंद्र सिंह और युवान अमोघ के बड़े भाई सूर्य अमोघ भी युद्ध में नहीं उतरे थे। इस बार की परिस्थितियां बहुत खराब थी क्योंकि अमोघ साम्राज्य के पास इस समय सिर्फ 2 ही महावीर स्तर के योद्धा थे, पहले तो सूर्य अमोघ और दूसरे फ्लाइंग राइजियन अकादमी के प्रमुख आचार्य जयदेव, और उनकी सहायता के लिए तिरंगी साम्राज्य से 2 और महावीर स्तर के योद्धा आए थे, जिनमें से पहले तो राजा चंद्र सिंह खुद थे और दूसरे तिरंगी साम्राज्य की अकादमी के प्रमुख आचार्य भूषण। लेकिन 4 महावीर स्तर के योद्धा होने पर भी इनकी शक्ति उनके दुश्मनों से कम थी क्योंकि महाराज युवान इस समय यहाँ नहीं थे।
क्योंकि उनके शरीर में जहर था, लेकिन उनके सामने अर्जुन कौरव के साथ उनके राज्य की अकादमी के प्रमुख आचार्य बासा, विक्रम सिंह आम्बर के साथ उनके राज्य की अकादमी के प्रमुख आचार्य धूमिल और खूनी शेर दल के प्रमुख, कुल मिलाकर 5 महावीर स्तर के योद्धा थे, इसलिए इनकी शक्ति उनसे ज्यादा थी। इस पूरे पिंडारी ग्रह पर सिर्फ ये कुछ लोग ही महावीर स्तर पर पहुंच पाए थे, इसलिए ये सब इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। दरअसल यहाँ योद्धाओं को अलग अलग स्तरों में बांटा गया था। जैसे जैसे योद्धाओं का स्तर बढ़ता जाता है उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है, जिनमें पहला था प्रथम स्तर, दूसरा था मनोस्तर, फिर यक्ष स्तर, महायक्ष स्तर, वीर स्तर और महावीर स्तर। इसके आगे भी युद्धों के कई स्तर थे। इन सभी स्तरों पर 9 सितारे होते हैं। योद्धा अपने स्तर को साधना और प्रशिक्षण करके बढ़ा सकते हैं। सभी स्तरों की शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता था। एक बार अगर कोई योद्धा बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए तो उसे अपनी शक्तियों का एक एक सितारा बढ़ाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्तर बढ़ने पर हर योद्धा की मूल शक्ति, शारीरिक शक्ति, गति और आध्यात्मिक शक्ति तो बढ़ती ही थी, साथ ही साथ हर एक स्तर की एक अलग खासियत होती है। दोनों तरफ की सेनाओं में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन अमोघ साम्राज्य की सेना कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर चंद्र सिंह सूर्य अमोघ से कहते हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सब जल्दी ही अमोघ साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे और फिर इन्हें रोकना और मुश्किल हो जाएगा। चंद्र सिंह की बात सुनकर सूर्य अमोघ कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं चंद्र सिंह। उसके बाद सूर्य अमोघ आचार्य जयदेव की तरफ देखते हुए कहते हैं, आचार्य मुझे लगता है कि अब हमें भी युद्ध में उतरना चाहिए। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि शत्रु सेना जल्द ही हमारे राज्य में प्रवेश कर जाएगी। सूर्य अमोघ की बात सुनकर आचार्य जयदेव कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं सूर्य। उसके बाद आचार्य जयदेव आचार्य भूषण की तरफ देखते हुए कहते हैं, आचार्य भूषण क्या आप तैयार हैं? ये युद्ध बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने 5 महावीर स्तर के योद्धा है, जबकि हम सिर्फ 4 ही हैं, जिनमें सूर्य अमोघ कुछ समय पहले ही महावीर स्तर पर पहुंचे हैं। आचार्य जयदेव की बात सुनकर आचार्य भूषण उनसे कहते हैं, मैं तैयार हूं आचार्य। पहले कई बार महाराज युवान ने हमारे राज्य की मदद की है, इस बार उनके राज्य को हमारी जरूरत है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? आचार्य की बात सुनकर चंद्र सिंह कहते हैं, हाँ आचार्य जयदेव, आचार्य भूषण ठीक कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे रहते ये कभी भी अमोघ साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वह सब युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं।